हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, सुबह एडुकेशन क्लासेस के नए क्लासरूम में है जो आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक नई रंग में है जो दोस्तों हम अपना है जो क्लासरूम है जो लाए हैं आपके लिए, और हमें उम्मीद है कि आपका साथ है जो ज़रूर है जो हमें मिलेगा। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो पेपर एनालिसिस होता है, जो पेपर में क्या क्या है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिहार, यूपी, झारखंड या अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसके लिए वो है जो आपके लिए करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी के साथ दोस्तों है जो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो हम पहला जो टॉपिक उठाए हैं ये है जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, और भारत म्यांमार की सीमा पर मुक्त आवाजाही रोकी गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत और म्यांमार की है जो अभी वर्तमान समय में दोनों लोकतंत्र देश है, लेकिन 2020 में आप देख रहे हैं कि म्यांमार है जो दोस्तों यहाँ पर है। 2020 में यहाँ पर है जो एक चुनी हुई सरकार जो है आंग सूसू की सरकार जो थी उसको है जो अपदस्थ करके है वहाँ की है जो सेना की सरकार, जिसको जुंटा सरकार बोला जाता है। कौन सा सरकार? जुंटा सरकार। जुंटा सरकार का मतलब सैन्य शासन होता है। सैन्य शासन है जो वहाँ पर हावी हो गया और है जो आंग सूसू को जो जेल भेज दिया गया। तो भारत है जो वेट एंड वॉच की स्थिति में था कि क्या होगा। भारत एक लोकतंत्र समर्थक देश रहा है। भारत ने कहा कि हम है जो इसके डिप्लोमेटिक तरीके से वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको है जो समझने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर भारत की कुछ डिप्लोमेटिक चैनल की तरफ से है जो वहाँ पर वार्ता भी किया गया, लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि वहाँ पर बात किया जाए तो किससे किया जाए। वहाँ पर है जो जनजातीय समूह अलग है जो अपनी सरकार में सरकार चलाने की बात कर रहा है, एक जो है सैन्य शासन की जो है, तीसरा है जो दोस्तों वहाँ की है जो लोकतांत्रिक सरकार है। तो भारत है जो असमंजस है कि किससे है जो बात किया जाए। तो जो फाइनली जो है भारत सरकार ने जो है जो 16 किलोमीटर का जो एरिया था, जो दोस्तों जो भारत और म्यांमार के बीच एक 16 किलोमीटर का, इस प्रकार से नहीं, कहीं कहीं है जो उसको दोनों तरफ की बाउंड्री को है जो छूट दी गई थी कि इधर के लोग इधर आएंगे और इधर के लोग है जो इधर जाएंगे। इसको जो दोस्तों है जो रिव्यू कमेटी है जो भारत की आंतरिक जो सिक्योरिटी के चलते है जो कहीं ना कहीं है जो इसको बंद करने का फैसला लिया है। ये जो है दोस्तों 1970 में है जो ये है जो इसको खोला गया था। 1970 में ये है जो 16 किलोमीटर की आवाजाही की एरिया को है जो इसको है जो चालू किया गया था। और इसलिए चालू किया गया था कि दोनों की जो सांस्कृतिक, यहाँ पर जितने भी जनजाति रहते हैं, ये तो बाउंड्री जब हो गई तो इसका मतलब ही नहीं कि इधर जो हो गया, इधर जो जनजाति रहती है और इधर जो जनजाति रहती है दोनों अलग अलग जनजातियाँ नहीं, दोनों की सांस्कृतिक और दोनों की जो वैचारिक जो स्थिति है कहीं ना कहीं है जो मिलती जुलती रहती है। तो यहाँ पर है जो आने जाने के लिए है जो यहाँ पर है जो दोनों सरकार ने है जो इस तरह का है जो फैसला है जो लिया था। तो वर्तमान की सरकार है जो इसको है जो मणिपुर हिंसा के चलते है जो इसे रद्द करने का फैसला किया है। तो जो कमेटी बनी थी 2016 में एक बार रिव्यू किया गया था, फिर उसके बाद 2018 में रिव्यू किया गया, और 2024 में है जो फाइनली है जो इसको है जो बंद करने का है जो फैसला है जो लिया गया है। तो भारत म्यांमार की सीमा पर मुक्त आवाजाही रोकी गई। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 16 किलोमीटर का दायरा था उसमें छूट मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। और भारत के साथ जो है सीमा जो लगती है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आप जब तक है जो इसकी पूरी समस्या को नहीं समझेंगे, पूरी व्यवस्था को नहीं समझेंगे, आप है जो इसको नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें कि यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, ये जो है म्यांमार का जो इलाका है, मान लीजिए कि ये म्यांमार है, म्यांमार भारत का बॉर्डर है। तो एक अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर है जो नागालैंड, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो बाउंड्री टच करता है।
कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री है जो किससे टच होता है। 1643 किलोमीटर का जो टोटल बाउंड्री है, इसमें जो अरुणाचल प्रदेश से है 521 किलोमीटर की है जो बाउंड्री टच होती है। ये क्वेश्चन है जो पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा कि है जो अरुणाचल प्रदेश है जो हमें है जो मारना है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि भारत म्यांमार के साथ वेस्ट बंगाल से लेकर यहाँ पर एक म्यांमार का एक सीतवे पोर्ट है। कौन सा? सीतवे पोर्ट है, एक सीतवे पोर्ट है। वहाँ से 539 किलोमीटर का है जो यहाँ से है जो समुद्री रास्ता है, और यहाँ से फिर है जो मिजोरम इधर की ओर है जो जाती है। तो कालादान प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों, और इससे है जो व्यापार और जो भारत की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं है जो मदद मिलेगी। अभी वहाँ पर अशांति के चलते कालादान प्रोजेक्ट को भी है जो अभी है जो रोक दिया गया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज के जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मणिपुर घाटी में जो हिंसा हुई, जो हिंसा अभी तक है जो लगातार बढ़ती रही है, उसको उसमें कहीं ना कहीं है जो मुख्यतः है जो ड्रग्स, सोने की हथियारी तस्करी के लिए है जो जिम्मेदार माना गया है, इसके चलते है जो कहीं ना कहीं है जो सरकार है जो और फैसला लिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताए? 1643 किलोमीटर का जो ये जो पूरी सीमा अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है। म्यांमार में किसकी सरकार है? म्यांमार अभी क्यों है, म्यांमार अभी जो है जो क्यों है जो इम्पॉर्टेंट है? 16 किलोमीटर का दायरा को कहीं ना कहीं है जो इसको बंद करने का फैसला लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे पीटी और मेन से रिलेटेड। और फिर इसके बाद अगर किसी भी तरह का प्रश्न होगा तो आप जरूर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो मुझे लगता है कि हम है जो पूरी तरह से है जो कवर कर चुके हैं। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर है जो शेयर कीजिएगा। हम है जो अगले वीडियो पर चलते हैं। अगले जो आपका जो न्यूज़ है उस पर चलते हैं। आज है दोस्तों की रेपो रेट और मॉनिटरिंग पॉलिसी के बारे में है जो चर्चा की गई है। मॉनिटरिंग पॉलिसी जो जानते हैं दोस्तों की जो है मौद्रिक नीति जो है वो है जो आरबीआई के द्वारा है जो जारी किया जाता है। इस बार कल है जो 2 दिवसीय है जो इसका जो बैठक हुई थी, और एमपीसी में है टोटल 6 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होते हैं? और इसमें जो है 3 सदस्य सरकार के द्वारा चुना जाता है, और 3 सदस्य जो होते हैं वो है जो आरबीआई के द्वारा। उसमें है जो एक आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और प्लस है जो 2 जो होते हैं इसके सदस्य है जो होते हैं। कहीं ना कहीं जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो है जो इसकी है जो पूरी है जो बैठक की अध्यक्षता है जो करते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों पिछले फरवरी 2023 से है जो अभी तक है जो इस चीज़ को रेपो रेट को है जो बढ़ाया है जो नहीं गया है। कहीं ना कहीं है जो रेपो रेट को है जो बढ़ाया नहीं गया। इसके पीछे रीजन्स भी है कि है जो चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में कभी भी रेपो रेट को है जो अधिकतर बदला नहीं जाता है। कहा कि कहीं ना कहीं है जो लोगों के ऊपर है जो बोझ नहीं देना चाहती है सरकार। तो निश्चित रूप से एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं इसमें जो आपको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। 3 प्रकार की चीज़ को हम यहाँ पर है जो आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक हो गया आरबीआई, एक हो गया आपको बैंक, और एक हो गया कस्टमर। देखिए दोस्तों, आरबीआई जब बैंक को पैसा देती है उसको है जो रेपो रेट कहा जाता है। इसको रेपो रेट को कहा जाता है रीपर्चेज। क्या बोला जाता है? रीपर्चेज है जो बोला जाता है। और जब बैंक है जो आरबीआई से लेती है, जब बैंक है जो आरबीआई को देती है तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। याद ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि आरबीआई ने अपनी है जो ब्याज दर को बढ़ा दिया, तो बैंक को निश्चित रूप से है जो ब्याज दर महंगा में मिलेगा, और कस्टमर को जो जाएगा वो भी है जो महंगा मिलेगा। तो निश्चित रूप से है जो लोगों के ऊपर है जो कहीं ना कहीं है जो इसका दबाव है जो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए है जो अभी वर्तमान समय में जो चुनावी साल है उस चुनावी साल में है जो रेपो रेट सरकार ने बढ़ाने का है जो फैसला है जो नहीं लिया है। तो निश्चित रूप से जो आज की जो बात की गई है उसमें है जो शक्तिकांत दास जो गवर्नर है आरबीआई के 25वें गवर्नर है। कितवें गवर्नर है? 25वें गवर्नर है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन है जो पूछ देता है, वो है जो रेपो रेट के 6.5% पर स्थिर रखने का है जो फैसला लिया है। कभी कभी है जो मार्केट से जब पैसा तिरना रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो आरबीआई इसको कंट्रोल करती है। आरबीआई को जानते हैं कि बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसा है जो कहीं ना कहीं है जो लेती है। तो ये है जो इसकी है जो पूरी व्यवस्थाएं जो है जो रेपो रेट की है, क्या व्यवस्था है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे है जो हम चर्चा किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पिछड़े वर्गों को चुनिंदा तरीके से आरक्षण नहीं दे सकते राज्य। दोस्तों, कोटे के भीतर कोटा प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप वर्गीकरण के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो आरक्षण है
और एसी। आप जानते हैं कि इसमें अभी 3-4 प्रकार की है जो कैटेगरी को बांट दिया गया है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का आप जानबे करते हैं। तो इस प्रकार से एससी और एसटी में इस प्रकार की व्यवस्था है जो नहीं थी। क्यों नहीं थी कि 2004 में एक केस हुआ था, ईवी चिनैया मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ईवी चिनैया मामला बनाम आंध्र प्रदेश मामले में जो 5 जजों की बेंच ने है जो फैसला है जो दिया था कि है जो एससी एसटी जो कैटेगरी है वो है जो अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब है कि उसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जब अपने फैसले के ऊपर अगर पुनः विचार अगर करना होता है तो निश्चित रूप से है जो उसकी जो संवैधानिक बेंच है उससे ज़्यादा है जो कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई करती है। तो ईवी चिनैया मामले में 5 जजों की बेंच, जो 5 जजों की बेंच जो होती है उसको संवैधानिक बेंच कहा जाता है, ध्यान रखिएगा उसको संवैधानिक बेंच उसको कहते हैं जिसपे है जो संविधान में लिखी हुई बातों पर है जो कहीं ना कहीं है जो उसकी है जो चर्चा की जाती है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स जैसे मान लीजिए कि संवैधानिक चीज़ है तो उस पर है जो उसकी परखने के लिए कहीं ना कहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है जो 5 जजों की बेंच है जो उसको संवैधानिक बेंच, संविधान में जिस प्रकार की जो व्याख्या करनी होती है उसके लिए है जो कहीं ना कहीं है जो उस पर बनती है। तो अब है जो 5 जजों से ज़्यादा है जो जब किसी फैसले पर बुरा विचार किया जाता है तो उसके है जो उसको बढ़ाया जाता है 5, 7, 9, अगर 7 है तो 9, 9 है तो 11, 11 है तो 13। अभी तक जानते हैं कि केशवानंद भारती का जो केस है उसमें 13 जजों की बेंच थी, इंदिरा साहनी का जो केस था उसमें जो 9 जजों की बेंच थी। तो इसी प्रकार से है जो इस मामले को है जो सुनने के लिए है जो कहीं ना कहीं है जो 7 जजों की बेंच जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब के माननीय जो है चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में है जो फैसला को सुरक्षित रखा गया है और कुछ दिन में इस पर क्या होता है जो हम चर्चा करेंगे जब वो पूरा आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों एक और मामला आया था जिस पे है जो चुनौती दी गई थी 2022 में, एक था देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य का एक मामला आया था। उसमें कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि है जो वर्गीकरण है जो नहीं किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है, वर्तमान की स्थितियों को देखकर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो उसी को मामले को लेकर है जो वर्तमान में है जो इस प्रकार का है जो राज्यों के द्वारा है जो पिटीशन डाला गया था। और मुझे लगता है कि जो फैसला जो आएगा वो है जो कहीं ना कहीं आने वाला आरक्षण को एक नई है जो मुकाम है जो पैदा करेगा और नई दिशा में है जो आरक्षण को लेकर है जो जाएगा। आर्टिकल 14 में समानता की बात करता है। निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि एससी एसटी में जो भी आरक्षण के दायरे में कुछ जातियों को लाभ मिल रहा है, कुछ जातियों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के जो वर्गीकरण होने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का है जो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं है जो संविधान में जो दी गई व्यवस्थाएं हैं उसको है जो लागू करने की है जो ज़रूरत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी समस्याएं हैं उसको है जो ज़रूर पूछने का है जो प्रयास करें। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। मालदीव में सैन्य कर्मियों की जगह तकनीकी कर्मी, जो सैन्य कर्मी है उसके तकनीकी कर्मी भेजेगा भारत। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत और मालदीव के बीच में अभी जो वर्तमान की स्थिति में है जो दोनों के बीच में एक टेंस की स्थिति है जो चल रही है। टेंस की स्थिति चलने का क्या मतलब है कि देखिए दोस्तों, म्यांमार जो है, अच्छा इसमें जो नहीं दिखाया है, म्यांमार है जो मान लीजिए कि यहाँ पर है और भारत के साथ म्यांमार का जो रिश्ता है पुरानिक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, राजनीतिक, आर्थिक, सामुद्रिक जो रिश्ता कहिए भारत मालदीव के साथ है। तो दोस्तों अभी वहाँ पर है जो एक सरकार बनी थी, मोहम्मद म्यूजी की सरकार जो बनी है वो है जो दोस्तों इंडिया आउट कैंपेन चलाकर है जो वहाँ की सरकार बनी है। और निश्चित रूप से अगर कोई भी सरकार जिस मुद्दे पर अगर उसको वहाँ की जनता ने चुना है तो उसके खरा उतरना है जो निश्चित रूप से है जो उसकी जवाबदेही होगा, उत्तरदायी होगी। तो हम अपने स्तर से इस चीज़ को देख रहे हैं। निश्चित रूप से भारत की जो समस्याएं हैं वो है जो इसको है जो फाइंड आउट किया जा सकता है कि भारत इस क्षेत्र में है जो मजबूती से रहना चाहता है, चीन को काउंटर करना चाहता है, तो मालदीव को साथ लेके चलना होगा निश्चित रूप से है जो, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी है। लेकिन इसको बैंक वेंचर ट्रैक डिप्लोमेसी के माध्यम से जो किस प्रकार से है जो सुलझाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि COP28 की बैठक हुई थी, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, आप बताइएगा कहाँ हुई है। 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जब दोनों वहाँ के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री जब मिले तो उस पर चर्चा हुई कि आप अपने सैन्य कर्मियों को है जो वापस बुला लीजिए। इस पर है जो बहुत सारे चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री जी का लक्षद्वीप का जो दौरा हुआ उस पर है जो वहाँ की सरकार में जो मंत्री थे गलत टिप्पणी किया, उनको हटाया गया, बहुत सारी चीज़ हुआ है। एक चीज़ और बताते हैं कि मालदीव की जो भी सरकार चुनी जाती है उस सबसे पहले जो है भारत आती है। इस बार जो है भारत ना आकर तुर्की कहाँ गए, तुर्की चले गए।
तुर्की के बाद चीन चले गए। तो निश्चित रूप से भारत को भी एक ऐसा लगा कि भाई क्यों है जो इस प्रकार का है जो व्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं है जो मालदीव ने किया है। भारत भी है, लेकिन भारत एक बहुत विशाल लोकतंत्र वाला देश है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो निश्चित रूप से है जो इस प्रकार की अगर मालदीव के साथ किया जा रहा है तो इसको है जो बैक वेंचर है जो इसको समझ लिया जाएगा। हमने वहाँ जो डोनियर जहाज़ दिए हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर्स है, वहाँ हाइड्रोग्राफिक जो है सर्वेक्षण पोत है वहाँ पर। तो निश्चित रूप से है जो उसको चलाने के लिए भारत के कर्मियों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन है जो भारत ने कहा है कि हम अपने सैन्य कर्मियों को 10 मई तक बुला लेंगे और उसके जगह तकनीकी कर्मी को है जो हम भेजेंगे। बहुत बड़ा चीज़ है, फिर है जो विशेष मौका मिलेगा तो इस पर जो चर्चा करेंगे। ये है जो व्यक्ति हैं रणधीर जायसवाल, जो विदेश मंत्री के विदेश जो मंत्रालय है उसके प्रवक्ता हैं, उन्होंने है जो इस प्रकार की है जो बात की गई है। म्यांमार के रखाइन प्रांत है, वहाँ से भी है जो स्थितियाँ जो कहीं ना कहीं है जो कुछ देरी पहले हमने म्यांमार की चर्चा की थी, वहाँ के रखाइन प्रांत की स्थिति भी चिंताजनक है, उनके बारे में भी बोला है। तो जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ जो बता रहे हैं कि देखिए 10 मई तक है जब वापस करने की फैसला लिया है, 80 सहकर्मी है। और दूसरा चीज़ कि अभी जो बजट हुआ, अंतरिम बजट हुआ है, उसमें है जो मालदीव के लिए 770.90 करोड़ रुपये है जो दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से भारत हमेशा है जो कहीं ना कहीं है जो पड़ोस नीति की बात करता है, पहले पड़ोस नीति की बात करता है। और इस पे है जो मालदीव को भी अपना स्टैंड लेना है, उसकी अपनी संप्रभुता है। भारत है जो किसी भी संप्रभुता में है जो मामले में है जो हस्तक्षेप नहीं करता है। एक छोटा सा न्यूज और हम बताएंगे दोस्तों, कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप को भारत ने नकारा। अभी हाल फिलहाल में है जो दोस्तों कनाडा की जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो, भारत और कनाडा के बीच जो है रिश्ते तो सही नहीं है, आप जान ही रहे हैं। तो वहाँ की सरकार ने एक आंतरिक सर्वे कराया कि हमारे चुनाव में है जो कौन कौन है जो हस्तक्षेप करता है। चीन और ईरान के लेकर है जो उन्होंने पहले है जो कहा कि भाई चीन और ईरान है जो हमारे के यहाँ है जो इसमें हस्तक्षेप करता है। तो वहाँ की एजेंसी ने कहा कि हमारे चुनाव में भारत भी हस्तक्षेप करता है। अभी कुछ दिन पहले है जो निज्जर हत्याकांड जो हुआ था, उसमें भारत और कनाडा के किस प्रकार की है जो विदेश नीति प्रभाव पड़ा था। दोनों देश के नेता है जो बयानबाजी भी किए थे, लेकिन किसी प्रकार से है जो दोनों देश के वीज़ा को रोक दिया गया था। तो निश्चित रूप से है जो स्थिति कहीं ना कहीं है जो खराब हो रही थी। तो इस क्रम में अगर भारत पर अगर कोई आरोप लगाता है तो यह जो बेबुनियाद है, कहा कि भारत किसी भी लोकतंत्र में है जो हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत ने कहा है कि हमारी जो चुनाव में कहीं ना कहीं है जो कनाडा है जो हस्तक्षेप करता है। तो ये भी है जो थोड़ा सा है जो समझने की बात थी। हम उसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं जो आपको है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे आते हैं। जिंदगी बदला जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा पीटी और मेंस के लेकर। जल जीवन मिशन जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी 2019 में हुई थी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। ये है जो इनिशिएटिव है जो बिहार में 7 निश्चय एक योजना चला था। 7 निश्चय 1.0 में हर घर नल का जल, हर घर नल का जल योजना था। वो योजना बहुत ही सफल योजना मानी जाती है दोस्तों। ये योजना जो बहुत ही सफल योजना मानी जाती है और इसके माध्यम से है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी है जो इस योजना को बहुत सराहा है। और जब 2019 में चालू किया गया था योजना, तो टारगेट था कि 14 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीणों को है जो जल पहुंचाना है। लेकिन है जो दोस्तों है जो 70% है जो इसका है जो हमने है जो पूरा कर लिया है। और उम्मीद है कि 2024-25 जो टारगेट है उसको है जो पूरा कर लिया जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है बात आता है दोस्तों कि जो जल होता है, जो जल पर निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर शुद्ध नहीं पी रहे हैं तो आपकी स्वास्थ्य बजट है जो कहीं ना कहीं है जो उसको गड़बड़ा सकता है, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा सकती है। तो निश्चित रूप से है जो इसको है जो दूर करने के लिए है जो भारत सरकार ने है जो इस मिशन को लाया है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता है माइकल क्रेमर, डॉक्टर माइकल क्रेमर ने कहा कि अगर शुद्ध पिया जाएगा तो है जो निश्चित रूप से है जो वहाँ की मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर 30% तक है जो कमी आ सकती है। यह है जो माइकल क्रेमर का कहना है। निश्चित रूप से अगर आप शुद्ध जल पी रहे हैं तो आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका स्किल आप अच्छे से काम कर पाइएगा, राज्य के उत्पादन में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आप है जो राज्य के जो प्रगतिशील में है कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी बढ़ेगी। अपने परिवार को कंधे पर है जो अपने जो परिवार के कंधे पे जो भार है उसको और ज़्यादा से मजबूती से है जो आप काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से है जो स्वास्थ्य बहुत ही बड़ी चीज़ है और जल जीवन मिशन कहीं ना कहीं है जो ये है जो एक इम्पॉर्टेंट है जो रोल प्ले कर रहा है लोगों के जीवन में। और जानते हैं कि स्वच्छता
जो जल स्वच्छता है इसके लिए है जो सरकार ने है जो बहुत तेज़ी से है जो इस पर जो काम करने की है जो बात की गई है। इसके लिए है जो 2118 लैब भी है जो काम कर रहे हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट चीज़ था जिस पे है जो महिला सशक्तिकरण पर है जो इस पे है जो जोर दे रहा है। तो हर चीज़ से जोड़ सकते हैं, जहाँ से आपको जोड़ना है इस जल से है जो जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है देखिए दोस्तों, देश नवनिर्माण आसान बनेगी। ये है जो समान नागरिक संहिता जो है यूसीसी के बारे में है जो कहा जा रहा है। यूसीसी जो आर्टिकल 44 में है, जो आप जानते हैं कि 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उसमें आर्टिकल 44 जो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है जो चर्चा किया जा रहा है। तो उत्तराखंड इसमें कहा रहा है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद है जो यूसीसी है जो विधेयक है लाया है और उसको पास किया है। स्वतंत्रता से पहले गोवा है जो इस प्रकार का है जो काम किया था। गोवा में पुर्तगाली शासन था और वो है जो उसको है जो अडॉप्ट किया बाद तक, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार है जो उत्तराखंड है जो लाया है। दो चीज़ है दोस्तों, एक हम बताएंगे क्रिमिनल और दूसरा है जो आपका सिविल। तो क्रिमिनल जो है आप है जो किसी को हत्या कर देते हैं चाहे किसी भी धर्म के हो तो आप पे 302 का मुकदमा चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर सिविल राइट्स में बात करेंगे, उत्तराधिकार, संपत्ति और तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति और तलाक, तलाक के मामले में दोस्तों भारत में है जो कानून एक नहीं है, सबके लिए अलग अलग कानून है। जितने भी सिख, बौद्ध, जैन जितने भी हैं सबके लिए अलग अलग कानून है। तो उत्तराखंड ने कहा कि हम इस प्रकार की जो व्यवस्था को जो दूर करेंगे। क्रिमिनल्स लॉ है या सिविल्स लॉ है, आप जानते हैं कि बीएनएस भारत न्याय संहिता बन चुका है, आईपीसी है जो चेंज हो चुका है। तो इस जितने भी क्रिमिनल्स जो होते हैं बीएनएस के अंतर्गत में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से अब जो है कहीं ना कहीं है जो भारत एक सशक्त सभी धर्मों का विकास होगा तो सर्वांगीण विकास होगा। तो इसी के बारे में कहा गया है कि अन्य देशों में भी है जो इस प्रकार के है जो कई देशों में, विश्व के बहुत ऐसे देश है जहाँ पर है जो इस प्रकार की व्यवस्था है। जो 2022 में सऊदी अरब ने महिला अधिकार, तलाक, विवाह, न्यूनतम उम्र के लेकर है जो बनाई। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, मैंने बहुत सारे देश में है जो इस प्रकार का कानून है जो लागू किया गया है। ये जो है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में करीब बहुत दिनों तक है जो इस पर अध्ययन किया गया और अध्ययन करके है जो इसको है जो बिल को है जो उत्तराखंड में है जो विशेष सत्र में है जो पास किया गया। उत्तराखंड आप जानते हैं दोस्तों कि वहाँ पर है जो पुष्कर सिंह धामी है जो वहाँ के है जो सीएम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप है जो ध्यान रखिएगा। हल्द्वानी अभी कुछ देरी है जो चर्चा में है, आप जानते हैं आज ही चर्चा में था। तो न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई समिति की अध्यक्षता में है जो इस बिल को है जो वहाँ पर है जो अध्यक्षता में लाया गया और उसके बाद है जो फिर बहुत राज्य ने है जो पेश किया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे है जो चैलेंज किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप की जो बात की गई है, जो कहीं ना कहीं है जो निजता पर हमला भी है जो इसको कहा जा सकता है। इसलिए कि 18 वर्ष के जब आप उम्र के हो जाते हैं तो निश्चित रूप से है जो आप एडल्ट हो जाते हैं, आपको वोट देने का राइट्स हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सरकार कर रही है कि नहीं है, अगर आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना होगा कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो निश्चित रूप से है जो कहीं ना कहीं है जो ये निजता का हमला, इस पर जो कुछ चैलेंज किया जाएगा। बाकी सभी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इसका समर्थन है जो करना चाहिए और इस प्रकार के कानून आना चाहिए। सकारात्मक बदलाव होते रहना चाहिए। कानून एक तरह से स्थिर नदी की धारा की तरह बहते रहना चाहिए, झील की तरह है जो गंदा पानी नहीं बनना चाहिए। तो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से है जो काम करने की ज़रूरत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट था पीटी इवेंट्स रिलेटेड, तो हमने बताने का प्रयास किया। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम आर्टिकल है कि गर्म होती धरती का सर्वेक्षण करना रवाना हुआ पेस इसका फुल फॉर्म है जो दोस्तों है जो कई पूछा जा सकता है। जो पेस क्या है, जो फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियंस इकोसिस्टम। यह है जो दोस्तों क्या करेगा, जो गर्म होती धरती के महासागर और वायुमंडल के अंतरिक्ष से विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए है जो यह है जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जलवायु पूरा स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट से गुरुवार को रवाना हो गया। ध्यान रखिएगा, नासा के बारे में अगर थोड़ा सा अगर हम बता दें दोस्तों, तो है जो 1958 में ही जो इसकी स्थापना हुई थी। बिल नेल्सन है जो इसके है जो अभी है जो वहाँ के अभी है जो प्रमुख है और 14वें है, ध्यान रखिएगा इसको। और अभी है जो भारत आए हुए थे, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत के साथ निसार है नासा इसरो जो स्पेस का जो दोनों का कंबाइंड है, 2014 में है जो इसको दोनों चालू किया था। 2024 में है जो इसे है जो पूरा छोड़ने की है जो बात की गई है। और निश्चित रूप से है जो भारत के लिए बहुत ही है जो
इम्पॉर्टेंट है। भारत अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में है जो काम कर रहा है दोस्तों, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत आने वाला समय में अंतरिक्ष में एक नई उड़ान को है जो कहीं ना कहीं है जो करेगा। 12 महीने में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत जो है जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है जो सहमति भी है जो इसमें कुछ बनी है। तो इस पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट था जो जिस पे हम चर्चा किए, जो फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से नासा का जलवायु उपग्रह स्पेसएक्स देखिए किस प्रकार से है जो यहाँ पर है जो। तो पिक्चर्स जब आप पेपर पढ़ते हैं तो पिक्चर्स को जरूर देखा कीजिए, वो पिक्चर्स है जब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नासा का पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स उस पर है जो चर्चा करेंगे। आज़ाद भारत में भारत पहली जनगणना के लिए सूची बनाने का है जो काम शुरू हुआ था। जनगणना है जो जानते हैं कि दोस्तों किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, 1872 में, 1881 में रेगुलर कर दिया गया। अब इस जो 2021 में जो जनगणना होनी थी, 2024 में भी जनगणना नहीं होगी, अगले साल होगी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी, जो 1959 में आज ही के दिन अन्ना चांडी ने केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है 1959 और केरल, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड मास्टर जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं परिमार्जन। जो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं ये है जो अभी 84 ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? वैशाली, जो प्रज्ञनंदा की बहन है वो है जो बनी है, और पहली भाई बहन है जो बनने वाली है जो ग्रैंड मास्टर बनी है। कौन कौन? वैशाली और प्रज्ञनंदा, ये पहली बार बनी है, 84 है, और तीसरी महिला है, ध्यान रखिएगा। एक कोनोरी हम्पी है, एक वैशाली है, एक और है, तो ये भी ध्यान रखना। 2500 एलो रेंटिंग जब मिल जाती है, 2500 एलो रेंटिंग जब मिल जाती है तब है जो उस प्रकार का है जो ग्रैंड मास्टर का है जो खिताब है जो दिया जाता है। तो आज का जो हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़ाया वो है जो पेस मिशन, ध्यान रखिएगा। इसका हमें जो MCQ भी लेकर आएंगे, ध्यान रखिएगा। UCC पढ़ाया हमने जल जीवन मिशन को पढ़ाया, मालदीव के बारे में हमने चर्चा किया, आरक्षण के बारे में चर्चा किया, और है जो ये रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया, भारत म्यांमार सीमा पर क्या मुक्त आवाजाही इसके बारे में चर्चा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर कुछ कमियां हैं तो ज़रूर बताइए। आज बोर्ड पे पहला दिन है, आज पहला एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर कुछ कमी रह गई हो तो निश्चित रूप से उसको दूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लोगों के बीच शेयर करें, और क्या करना चाहिए यह जो ज़रूर सजेशन दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।